नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप पूरे परिवार के साथ टीवी 9 भारतवर्ष पर 9 बजे का ये न्यूज शो देख रहे होंगे। शुरुआत हमेशा की तरह इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, ब्रेकिंग न्यूज के साथ। विपक्ष में पीएम पद पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला। इंडिया गठबंधन में 1 ईयर 1 पीएम का फॉर्मूला, ये कहा पीएम मोदी ने। वो पीएम की कुर्सी की नीलामी करने लगे हैं। पीएम मोदी ने एक और बड़ा हमला बोला इंडिया गठबंधन पर। उधर ईवीएम वीवीपैट मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल किया है। याचिका में वीवीपैट पर्चियों से 100% मिलान की मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम चुनाव को नियंत्रित नहीं कर सकते। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उधर आबकारी केस में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में केजरीवाल को घोटाले का साजिशकर्ता बताया है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के माध्यम से अपराध किया, ये ईडी ने अपने हलफनामे में कहा है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग कर रहा है बीजेपी की मदद, ममता बनर्जी ने कहा है। ममता का आरोप, बीजेपी की मदद के लिए 3 महीने में 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। उधर दिल्ली में 26 अप्रैल को होंगे मेयर और डेप्यूटी मेयर के चुनाव। चुनाव आयोग को आचार संहिता को लेकर कोई आपत्ति नहीं। आचार संहिता के बीच आयोग से एनओसी लेना अनिवार्य है। शिक्षक भर्ती मामले की बात करते हैं बंगाल के, जहां बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने 2016 की शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया था। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार भी थम गया है। 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग होनी है। केरल की सभी 20 सीटों पर 26 अप्रैल को इसी चरण में मतदान होगा। और एक बड़ी खबर वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी हुई। वंदे भारत में यात्रियों को मिलेगी ½ लीटर पानी की बोतल। रेल नीर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर देने का फैसला। मांगने पर बिना शुल्क एक और बोतल दी जाएगी। तो देखिए, ब्रेकिंग न्यूज के बाद आइए अब आपको बताते हैं कि आज आपके लिए कौन कौन सी खबरें हैं खास, जो आपके लिए बहुत अहम बन जाती हैं। पहली खबर, क्या सैम पित्रोदा कांग्रेस में दूसरे मणिशंकर अय्यर हैं? क्या दूसरे चरण के मतदान से पहले विरासत कर पर उनका बयान कांग्रेस के लिए हानिकारक साबित होगा? दूसरी खबर, मुस्लिम आरक्षण पर पीएम मोदी ने कर्नाटक चैप्टर क्यों खोला? क्या सिद्धारमैया सरकार ओबीसी कोटे का आरक्षण मुसलमानों को देने वाली है? सच क्या है? तीसरी खबर, अखिलेश यादव कन्नौज से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अब तक 9 शहरों में उम्मीदवार बदले जा चुके हैं। यह कंफ्यूजन है या जीत का कोई समीकरण है? चौथी खबर, आर्मी चीफ ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के बीच क्यों कहा देश युद्ध के लिए तैयार है? और पांचवी खबर, क्या पुतिन ने जंग का तरीका बदल दिया है? क्या मॉस्को में दुश्मन देशों के दूतावासों पर हमले होंगे? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन फिक्र आपकी में सबसे पहली खबर विरासत और उस पर हो रही सियासत की है। पिछले 3 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र आरक्षण, मुसलमानों को आरक्षण, इसको लेकर कांग्रेस पर चुन चुनकर हमले कर रहे हैं। कांग्रेस उन हमलों का लगातार जवाब दे रही है, लेकिन 2024 के चुनाव में आज शायद पहली बार है जब कांग्रेस 7 समंदर पार बैठे अपने ही एक वरिष्ठ नेता के विरासत वाले बयान को लेकर राजनीति की बिसात में फंस गई। राहुल गांधी के संपत्ति का सर्वे कराने वाले बयान पर पहले से घिरी कांग्रेस इस बार अमेरिका में बैठे अपने एक नेता के बयान के कारण बीजेपी का पॉलिटिकल शिकार बन गई। सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो अमेरिका में रहते हैं। वहीं पर उन्होंने अमेरिका में विरासत पर टैक्स को लेकर बयान दिया। कहा कि अमेरिका में विरासत पर भी टैक्स लगता है। उनका कहना इतना कहना भर था कि वो अचानक से भारतीय राजनीति में टॉप पर ट्रेंड करने लगे। पहले आप उनका ये बयान सुनिए, इसके बाद accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that.
If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. तो असल में सैम पित्रोदा से इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी के संपत्ति का सर्वे कराने वाले बयान पर सवाल पूछा गया था, तो सैम ने इसी का जवाब अमेरिका में विरासत पर टैक्स प्रणाली को समझाते हुए दिया। लेकिन इसके बाद अपने देश में राजनीतिक हंगामा मच गया। अपने पूर्वजों ने जो संपत्ति बचाई है, जो आपको मिली है, अब ये कांग्रेस कहती है कि आप अपने संतानों को वो संपत्ति नहीं दे सकते। करीब करीब आधी संपत्ति कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कानूनन आपसे लूट लेगी। हम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है। उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है हमारे न्याय पत्र को भी, और जो मुद्दे हैं और जो बातें पित्रोड़ा जी ने कहा है उसको एक सनसनीखेज तरीके से कहा जा रहा है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, जो पित्रोड़ा जी ने कहा उनकी राय है, उनका सम्मान करते हैं, पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। He is not in the manifesto committee, and this is not part of our agenda. It's nowhere. It's his personal opinion. You can't take anyone's personal opinion and say that's going to be the Congress Party's intention. कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। में कौन सी गलत बात है? ये कोई किसी के जेब में जा रहा है? ये तो जनता को जब दिया जाएगा तो अभी ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जब असलियत में होता है विकास केवल पूंजीपतियों का होना चाहिए, इन्हीं लोगों का होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर सैम पित्रोदा के इस बयान से किनारा कर रही है और कह रही है उनका निजी बयान है। और कांग्रेस पार्टी के ही दिल्ली में एक सीट से लोकसभा कैंडिडेट उदित राज कह रहे हैं कि इसमें कौन सी गलत बात है। खैर, भारत में सियासी संग्राम के बाद सैम पित्रोदा ने शिकागो से एक्स पर सफाई दी। उन्होंने बयान पर छिड़े विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण कहा। यह भी कहा कि उनके बयान का कांग्रेस की नीति से लेना देना नहीं है। मैंने टीवी पर अपनी सामान्य बातचीत में केवल एक उदाहरण के तौर पर अमेरिका में लगने वाले विरासत कर का उल्लेख किया था। क्या मैं तथ्यों का उल्लेख नहीं कर सकता? मैंने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को चर्चा और बहस करनी होगी। इसका कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है। किसने कहा कि 55% छीन लिया जाएगा? किसने कहा कि भारत में ऐसा कुछ होना चाहिए? बीजेपी और मीडिया क्यों घबराई हुई है? कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। सैम पित्रोदा के साथ भी यही हुआ है। और बीजेपी उनके बहाने कांग्रेस पर इतनी हमलावर क्यों हुई, इसका जवाब आपको पार्टी में उनके कद से मिलेगा। आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको सैम पित्रोदा का कद क्या है। सैम पित्रोदा गांधी परिवार के करीबी रहे हैं। राजीव गांधी की वजह से राजनीति में उनकी एंट्री हुई है और सैम पित्रोदा को भारतीय सूचना क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। 80 के दशक में भारत में दूर संचार और प्रौद्योगिकी क्रांति की नींव रखने का श्रेय सैम पित्रोदा को ही दिया जाता है। वो देखिए एकदम बगल में बैठे राजीव गांधी के बगल में एक और शख्स और फिर सैम पित्रोदा। पित्रोदा भारत के दूर संचार आयोग के संस्थापक और पहले अध्यक्ष भी रहे। वो राहुल गांधी के भी करीबी हैं। साल 2017 में राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। और कई बार जब राहुल गांधी विदेश दौरों पर जाते हैं तो सैम पित्रोदा उनके बगल में बैठे दिखाई देते हैं। अब ऐसे में अगर उन्होंने विरासत कर प्रणाली पर बयान दिया है तो जाहिर है इस पर राजनीति होनी थी। लेकिन सवाल है कि अमेरिका में लगने वाला ये टैक्स क्या है और क्या ये दूसरे देशों में भी लगता है? क्या है विरासत टैक्स? समझिए, अमेरिका में दो तरह के टैक्स लगते हैं। संपत्ति कर 40%
5% लिया जाता है और विरासत कर की रेंज 1% से 20% तक है। संपत्ति कर मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को हस्तांतरित संपत्ति पर लगने वाला टैक्स है, इसलिए इसे डेथ टैक्स भी कहते हैं। यह अमेरिका के 12 राज्यों में लगता है, जबकि विरासत कर जीवित रहने के दौरान या मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को हस्तांतरित संपत्ति पर लगने वाला कर है, जो अमेरिका के 6 राज्यों में लगता है। और इन दोनों टैक्स में बारीक अंतर है, लेकिन जापान से लेकर दुनिया के कई और देशों में ये दोनों कर एक साथ जुड़े होते हैं। जापान में 55%, दक्षिण कोरिया में 50%, जर्मनी में 50% और फ्रांस में 45%। अब सवाल यह है कि यह टैक्स कैसे लगता है, तो इसे जर्मनी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जर्मनी में एक्स को अपने पूर्वजों से विरासत में 10 अरब की संपत्ति मिलने वाली है, तो जर्मनी की सरकार संपत्ति हस्तांतरण से ठीक पहले एक्स की 10 अरब की संपत्ति पर 50% टैक्स लेगी। यानी एक्स के पूर्वजों की 5 अरब की संपत्ति सरकार ले लेगी और बाकी की 5 अरब की संपत्ति पर बतौर उत्तराधिकारी एक्स का अधिकार होगा। सरकार इस टैक्स को रेवेन्यू में बढ़ोतरी के लिए लगाएगी। इन देशों में ऐसे टैक्स का उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जाता है। दिलचस्प यह है कि बीजेपी जिस विरासत कर का विरोध खुलकर कर रही है, दिसंबर 2013 में उसकी तरफदारी बीजेपी नेता जयंत सिन्हा ने की थी। तब उन्होंने समाज में बराबरी के हक के लिए इसे जरूरी बताया था और बाद में यही जयंत सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में साल 2014 से 2016 तक वित्त राज्य मंत्री रहे। ऐसे में उनका 29 सेकंड का यह पुराना बयान आपको सुनना चाहिए। So if we want to create a society that gives opportunities that are equal to everyone, we have to level the playing field. And we have to have the creative destruction that entrepreneurial capitalism requires. Which is why we need estate taxes, so that we take away at least 50 or 55% of the advantage that dynastic business people already have right now. So it's about leveling the playing field and creating opportunity. By the way, taxes in the US and elsewhere, you said I've spent a lot of time in America, and I have. I can tell you, estate taxes are 55% there. तो बात जहां तक सैम पित्रोदा की है, तो यह पहली बार नहीं है जब उनके बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत की वजह बन गए। सैम पित्रोदा कांग्रेस में ऐसे इकलौते नेता भी नहीं है जिनका बयान चुनाव में कांग्रेस के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। आपको मणिशंकर ध्यान में होंगे, आज जब सैम पित्रोदा विरासत कर पर बोले, इनहेरिटेंस टैक्स सिस्टम पर बोले, तो लोगों को मणिशंकर अय्यर के तमाम पुराने विवादित बयान याद आने लगे। देखिए रिपोर्ट। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में सैम पित्रोदा का दिया हुआ ये वही बयान है जिसने बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़ा हथियार दिया, और हुआ तो हुआ वाले इस बयान के मीम्स भी सोशल मीडिया पर खूब बने। लेकिन सैम पित्रोदा इतने पर ही नहीं रुके थे। फरवरी 2019 में पुलवामा हमला हुआ, इसके बाद वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, तो सैम पित्रोदा ने भारत सरकार के एयर स्ट्राइक के दावों पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने तब कहा कि पुलवामा जैसे हमले होते रहते हैं, मुंबई में भी हमला हुआ था, हम प्लेन भेज सकते थे, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। अप्रैल 2019 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, प्रस्तावित न्याय योजना को फंड करने के लिए अधिक से अधिक टैक्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सैम पित्रोदा करीब करीब वैसी बात बोल जाते हैं जैसे मणिशंकर अय्यर। 2014 याद कीजिए, तब उन्होंने पहली बार पीएम मोदी को चाय वाला कहा था। वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। अय्यर ने 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के वक्त पीएम मोदी को नीच कहकर अपमानित किया था। इससे पहले 2013 में वो तब गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी को जोकर कह चुके थे। कांग्रेस पार्टी को अय्यर के हर बार के विवादित बयान का खामियाजा चुनावों में भुगतना पड़ा है और 2024 में दूसरे चरण से ठीक पहले विरासत पर टैक्स वाला सैम पित्रोदा का ताजा बयान भी कांग्रेस के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। वैसे बहुत कम लोगों को मालूम होगा, सैम पित्रोदा ने अमेरिका के जिस विरासत कर प्रणाली की वकालत भारत के लिए की है, उसी तरह की एक टैक्स की व्यवस्था यहां 1953 से लेकर 1985 तक लागू थी। इसे संपत्ति कर या संपत्ति शुल्क कहा जाता था।
संपत्ति कर मृत्यु के समय मृत व्यक्ति के स्वामित्व वाली संपत्ति के शुद्ध मूल्य पर आधारित होता था। इसे तभी लिया जाता था जब मूल्य कानून के तहत छूट सीमा से अधिक हो। लेकिन राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री रहे वीपी सिंह ने 1985 में इसे खत्म करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि इस टैक्स से अधिक न्याय संगत समाज बनाने और धन असमानता को कम करने का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया। इससे प्राप्त शुद्ध लाभ नकारात्मक था। कांग्रेस पर एक और बड़ा आरोप लग रहा है। यह आरोप है ओबीसी के हक को छीनने का। दूसरे दौर की वोटिंग से पहले आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस SC/ST का हक मारकर मुस्लिमों को देना चाहती है। SC/ST के हक से शुरू हुई मुस्लिम आरक्षण वाली पॉलिटिक्स अब ओबीसी के हक पर आ गई है। मुस्लिम आरक्षण पर इस नई सियासी महाभारत का रणक्षेत्र कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक बना है। क्या कर्नाटक में सभी मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण मिल रहा है? क्या कर्नाटक में मुस्लिमों को ओबीसी और पिछड़ों का हक दिया जा रहा है? दूसरे दौर के मतदान से पहले कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर यह बड़ा आरोप लगा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण कोटे में अनियमितता का आरोप लगाया है। आयोग ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने ओबीसी समाज का हक मारकर आरक्षण में उनका हिस्सा मुसलमानों को दे दिया। पूरा मामला क्या है और इसका खुलासा कैसे हुआ, अब इस रिपोर्ट में देखिए। ओबीसी आरक्षण से जुड़े दस्तावेज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जारी किए हैं। आयोग के मुताबिक उसे कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण में अनियमितता की जानकारी मिली थी। आयोग ने पिछले 6 महीने में इसकी जांच शुरू की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर का आरोप है कि जांच में सरकारी नौकरी, मेडिकल, इंजीनियरिंग एडमिशन और तमाम सरकारी पदों पर सीमा से अधिक मुस्लिम आरक्षण दिए जाने की बात सामने आई। इसके अलावा ओबीसी कमीशन ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में मुस्लिम वर्ग की उन जातियों को भी ओबीसी का लाभ दिया गया जो आरक्षण के दायरे में नहीं आती। इस पृष्ठ की इस लाइन पर गौर कीजिए। यहां लिखा है कैटेगरी 2B के अंतर्गत राज्य के सभी मुसलमानों को ओबीसी माना गया है। इसी के आधार पर आयोग ने सिद्धारमैया सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ऐसे हो गया है कि कर्नाटक में 32% आरक्षण है ओबीसी के लिए। उसमें से कैटेगरी 1 कैटेगरी 2B है। उसके अंदर में मुस्लिम कम्युनिटी की अल्पसंख्यकों की जातियां 17 और 19 है, 36 है। ये होते हुए भी और भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने 4% ऑल मुस्लिम पूरे को उन्हें आरक्षण देके 4% और बढ़ा दिया है। इतना आरक्षण देने की वजह हम बार बार पूछ रहे कि भाई तुमने किस आधार पे ऑल मुस्लिमों को आरक्षण दिया है। आरोपों के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने मेडिकल पीजी दाखिलों में 4% के बजाय मुस्लिमों को 16% आरक्षण दिया है। मेडिकल पीजी के 930 सीटों में से 150 सीट मुस्लिम वर्ग को आरक्षित की गई, जो कुल सीट का 16% है। हंसराज अहिर का कहना है कि आम ओबीसी का हक मारकर मुस्लिमों को फायदा पहुंचाया गया है। कुल मिला के 150 सीटें 930 में से अल्पसंख्यक ओबीसी को गई है, माइनॉरिटी को। वो होती है 16-17%। 4 के बजाय 16% अगर आरक्षण दिया जाता है 17%, तो कहीं ना कहीं मूल ओबीसी के साथ में अन्याय हो रहा है, छल हो रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस देकर इस पर जवाब मांगा है। उचित जवाब न मिलने पर राष्ट्रपति से शिकायत समेत बाकी कानूनी उपायों पर भी विचार करने की बात कही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 12.93% है। कर्नाटक स्थानीय निकाय चुनावों में मुसलमानों समेत पिछड़े वर्गों को 32% आरक्षण मिलता है। ओबीसी कमीशन के मुताबिक कैटेगरी 1 के अंतर्गत 17 मुस्लिम जातियों को ओबीसी माना गया है। कैटेगरी 2A के अंतर्गत 19 मुस्लिम जातियों को ओबीसी माना गया है। कैटेगरी 2B के अंतर्गत कर्नाटक राज्य के सभी मुसलमानों को ओबीसी माना गया है और इस पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है। कैटेगरी 2B के अंतर्गत राज्य के सभी मुसलमानों को ओबीसी मानकर नौकरियों और प्रवेश में अलग से 4% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा सभी मुसलमानों को स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित 32% सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी आजादी है। इसी को आधार बनाकर ओबीसी आयोग का कहना है कि कर्नाटक में मूल ओबीसी के आरक्षण की लूट हुई है। पिछड़ा आयोग के आरोपों के बाद पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के बाकी नेताओं तक सब कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक है। मुस्लिमों के बहाने कांग्रेस पर तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण के आरोप लगा रहे हैं।
कांग्रेस सरकार उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। इसमें भी भ्रम फैलाया जा रहा है। अर्ध सत्य पूरे झूठ से थोड़ा दिक्कत तलब होता है। कांग्रेस पार्टी ना धर्म के आधार पर ना जाति के आधार पर कोई भेदभाव करती है, ना हम इस देश को बांटते। ये काम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हिस्से का है। कांग्रेस की सुविचारित रणनीति का हिस्सा है कि वो कट्टरपंथी मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए तुष्टीकरण की किसी भी पराकाष्ठा तक जा सकती है। उसके लिए उसको SC, ST, OBC किसी के भी अधिकारों का हनन करना हो तो वो तैयार है और इसलिए वो आरक्षण ऐसा उन्होंने काम किया। तो कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर छिड़े रण को और बारीकी से समझने के लिए आरक्षण से जुड़े इतिहास के कुछ तथ्य हमने आपके लिए खंगाले। 1995 में देवगौड़ा सरकार ने OBC कैटेगरी 2B के अंतर्गत नौकरियों और दाखिलों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया। यह आरक्षण चिन्नप्पा रेड्डी पैनल की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया। 2023 के दौरान बीजेपी शासित कर्नाटक की बोम्मई सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का ऐलान किया था। हालांकि बड़ी बात यह है कि आज उन्हीं देवगौड़ा की पार्टी के साथ बीजेपी का कर्नाटक में गठबंधन भी है। इस बीच आरक्षण पर छिड़ी लड़ाई अब आर्म्ड फोर्सेस तक जा पहुंची है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का संकेत है। ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि ये लागू किया तो आर्म्ड फोर्सेस को, सशस्त्र बलों को भी इसके दायरे में लिया जा सकता है। ये देश की एकता, अखंडता को प्रभावित करने वाला विचार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये पूरा बयान आपको सुनाते हैं। इस बार के मैनिफेस्टो में फिर कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन का संकेत दिया है। इस बार के उसमें जो ये लागू किया तो उसमें आर्म्ड फोर्सेस को भी उसके दायरे में यह ले सकता है। यह देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रभावित करने वाला एक थॉट है। इससे मैं समझता हूं समस्त देशवासियों को सजग रहने की जरूरत है। क्या इस देश के लिए इस प्रकार की सिक्योरिटी सिचुएशन एक भयावह स्थिति पैदा नहीं करेगी? इस पर भी हमको विचार करने की जरूरत है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस पर सेना में विभाजन की लकीर खींचने का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि सेना की भर्ती में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं। सेना में भर्ती सिर्फ मेरिट के आधार पर होती है। सेना में सभी समुदाय नागरिकों को बराबरी का हक दिया जाता है। अब रक्षा मंत्री के बयान के बाद चुनाव के अगले चरणों में इस मुद्दे पर राजनीतिक तापमान बढ़ने के पूरे आसार हैं। वैसे घमासान सिर्फ आरक्षण पर नहीं है, बल्कि विपक्ष में पीएम पद को लेकर भी खूब हमले हो रहे हैं। इंडिया अलायंस में इस पद के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी खेमे से ही कई नाम उछाले जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश के बैतूल में रैली के लिए पहुंचे तो उन्होंने अपने भाषण में यह मुद्दा उठाते हुए विपक्षी गठबंधन पर एक और हमला किया। उन्होंने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, किसको सुपुर्द करे। तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है। उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं। एक साल एक PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का? क्या होगा? मुझे बताइए। 1 ईयर 1 PM, 2 ईयर 1 PM, 3 ईयर 1 PM, 4 ईयर 1 PM, 5 ईयर 1 PM, 6 ईयर 1 PM, 7 ईयर 1 PM, 8 ईयर 1 PM, 9 ईयर 1 PM, 10 ईयर 1 PM, 11 ईयर 1 PM, 12 ईयर 1 PM, 13 ईयर 1 PM, 14 ईयर 1 PM, 15 ईयर 1 PM, 16 ईयर 1 PM, 17 ईयर 1 PM, 18 ईयर 1 PM, 19 ईयर 1 PM, 20 ईयर 1 PM, 21 ईयर 1 PM, 22 ईयर 1 PM, 23 ईयर 1 PM, 24 ईयर 1 PM, 25 ईयर 1 PM, 26 ईयर 1 PM, 27 ईयर 1 PM, 28 ईयर 1 PM, 29 ईयर 1 PM, 30 ईयर 1 PM, 31 ईयर 1 PM, 32 ईयर 1 PM, 33 ईयर 1 PM, 34 ईयर 1 PM,
देश बचेगा क्या? आपका सपना बचेगा क्या? आपके बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? इसका मतलब ये पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं। भाई बताइए, जो बोली बोलेगा 1 साल बैठेगा, और मजा क्या होगा फिर? जो एक ऊपर बैठेगा ना, 4 लोगों को कुर्सी की टांग पकड़ करके बैठ जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे कि इसका साल पूरा कब होता है, उसको हिलाते रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैली में यह मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। इसके लिए आपको विपक्षी नेताओं के पुराने बयान के बारे में बताते हैं। इसी महीने 21 अप्रैल को संजय राउत ने कहा कि गठबंधन में कई चेहरे तो हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे विकल्प क्यों नहीं हो सकते। 16 अप्रैल को जब मल्लिकार्जुन खड़गे से यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नतीजे के बाद इस पर फैसला होगा। जबकि पिछले साल दिसंबर में इंडिया अलायंस की बैठक में ममता बनर्जी ने इस पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझा दिया था। पिछले साल ही 28 जुलाई को अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारे पास कई चेहरे और कई विकल्प हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। तो इतनी चॉइस है, आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री आपको मिलेगी, आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेंगे, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो नए प्रधानमंत्री मिलेंगे। क्या चाहिए आपको बताओ? वैसे नाम बताओ। और बीजेपी में कोई चॉइस नहीं है, सोचो आप। बीजेपी में क्या चॉइस? बीजेपी में कोई ऑप्शन हो तो बताओ। हम पे तो कितने ऑप्शन है। तो अखिलेश यादव अपने बयानों के लिए ही नहीं बल्कि पल पल बदलते अपने उम्मीदवारों को लेकर भी लगातार चर्चा में है। अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने पर टीवी9 भारतवर्ष की खबर पर मुहर लग गई है। वो यूपी की कन्नौज सीट से ताल ठोकेंगे। खुद अखिलेश ने टीवी9 संवाददाता पंकज झा से इस बात की पुष्टि की। यानी अब कन्नौज से उनके भतीजे तेज प्रताप यादव नामांकन दाखिल नहीं करेंगे। सोमवार को ही उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। सवाल है कि 24 घंटे में अखिलेश यादव ने अपना फैसला क्यों बदल दिया। अखिलेश उम्मीदवारों की इतनी अदला बदली क्यों कर रहे हैं। इसके पहले भी वो कई बार लिस्ट जारी होने के बाद प्रत्याशी बदल चुके हैं और यही कहानी फिर दोहराई गई। इस बार उम्मीदवार परिवार का था। अखिलेश की उम्मीदवारी पर हमारे संवाददाता पंकज झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कल रात ही टीवी9 भारतवर्ष ने यह खबर ब्रेक की थी कि कन्नौज में भतीजे तेज प्रताप की जगह चाचा अखिलेश यादव लेने जा रहे हैं। अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। इस खबर को लेकर आज हमारे संवाददाता पंकज झा ने अखिलेश यादव को फोन किया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या आप कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे? कैसा रहेगा ये फैसला तो आप करेंगे। पार्टी के सभी लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। आप कब नामांकन करेंगे? कल नामांकन दाखिल करूंगा। अब सवाल है कि क्या कन्नौज को लेकर अखिलेश के दिमाग में प्लानिंग पहले से चल रही थी। तारीख 22 अप्रैल, समय दोपहर 2 बजे। उस दिन अखिलेश यादव चुनाव प्रचार पर नहीं गए, पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग की। फिर उन्होंने तेज प्रताप यादव के नाम की घोषणा कर दी। पिछली बार भी मौका नहीं मिला था, इसीलिए तेज प्रताप यादव उर्फ तेजू इस बार हर हाल में चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने चाचा अखिलेश यादव और चाची डिंपल से भी पैरवी करवाई थी। तेज प्रताप यादव लालू यादव के सबसे छोटे दामाद हैं। चर्चा है उनके टिकट के लिए लालू ने भी सिफारिश की थी। तेज प्रताप को बुधवार को कन्नौज जाकर नामांकन करना था, लेकिन उम्मीदवारी की घोषणा के 24 घंटे के अंदर चाचा की एंट्री हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि अखिलेश यादव आखिर ऐसा फैसला ही क्यों करते हैं कि उन्हें बार बार बदलना पड़ता है। अखिलेश यादव पिछले दिनों कई बार कन्नौज जा चुके थे। वहां के पार्टी के अधिकतर नेता यही चाहते थे कि अखिलेश ही चुनाव लड़े। तो फिर तेज प्रताप यादव के नाम की घोषणा क्यों? कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने एक ही तीर से 2 निशाने साधे। एक तो तेज प्रताप यादव का मन रह गया और उनका मान भी। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा, और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। अखिलेश कन्नौज से ऐतिहासिक जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी का स्कोर 0 रहने वाला है। इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, और वो पीडीए की बात करते हैं। पीडीए, अगर एक परिवार के 5 सदस्यों को चुनाव लड़ाना पीडीए है, तो वो तो पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में कन्वर्ट हो गया है।
पहले बीएसपी प्रमुख मायावती के बारे में कहा जाता था कि वो कभी किसी का टिकट बदल सकती हैं। इस बार अखिलेश यादव उनकी राह पर चलते दिख रहे हैं। और अब अगला सवाल आपके मन में होगा कि अब तक समाजवादी पार्टी में कितने उम्मीदवारों की अदला बदली हो चुकी है, कितनी बार अखिलेश यादव अपना फैसला पलट चुके हैं। इस सवाल का जवाब अब हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। अखिलेश यादव से गुजारिश करूंगा वो आए ना। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने 58 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इनमें पार्टी अब तक 9 लोकसभा सीटों पर टिकट बदल चुकी है। बदायूं में पहले शिवपाल यादव को टिकट मिला, बाद में टिकट बदलकर उनके बेटे आदित्य को दिया गया। मुरादाबाद में पहले एसटी हसन के नाम पर मुहर लगी, नामांकन के नजदीक आने पर टिकट रुचि वीरा के नाम हो गया। उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट पर तो गजब हो गया। समाजवादी पार्टी ने यहां पर 3 बार टिकट बदला। मेरठ में पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट मिला, फिर अतुल प्रधान को। अतुल ने नामांकन किया तो अगले दिन चार्टर्ड प्लेन से सुनीता वर्मा का टिकट मेरठ पहुंच गया। इसी तरह गौतम बुद्ध नगर में पहले महेंद्र नागर, फिर राहुल अवाना और फिर आखिर में महेंद्र नागर मैदान में रहे। समाजवादी पार्टी के बदलते स्टैंड पर 7 साल से अखिलेश के सहयोगी जयंत चौधरी ने चुटकी ली। जयंत ने उन्हें कंफ्यूज नेता बताया। वहाँ इतने कंफ्यूजन है, मैं तो नहीं समझ। कन्नौज दोनों सीटें। अब वो देखो, आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, शायद उनको भी नहीं मालूम। वैसे समाजवादी पार्टी में टिकटों को लेकर इन बदलावों के पीछे पार्टी की जीत की संभावना और सामाजिक समीकरण की रणनीति को बताया जा रहा है। तो कन्नौज को लेकर अखिलेश यादव ने खुद तेज प्रताप यादव को समझाया है। पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने बताया है कि कल दोपहर 12 बजे अखिलेश नामांकन करेंगे। ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। अखिलेश यादव पहली बार साल 2000 में कन्नौज से सांसद बने। वो 3 बार इस सीट से सांसद रहे, जबकि 1 बार आजमगढ़ से चुने गए। अगर हम कन्नौज का जातीय गणित देखें तो यहाँ करीब 16% मुस्लिम और करीब इतने ही यादव हैं। 15% ब्राह्मण मतदाता हैं, करीब 10% राजपूत और 39% अन्य जाति वर्ग के मतदाता हैं, जिसमें बड़ा हिस्सा दलित वोटर्स का है। यानी कन्नौज में मुस्लिम और यादव समीकरण मजबूत है, जो जीत में बड़ी भूमिका निभाता है। 2022 में करहल से विधायक बनने के बाद अभी अखिलेश यादव यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। वैसे आज दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का भोंपू थम गया। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग होगी। आखिरी दिन सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में ताकत झोंक दी। आखिरी दिन के प्रचार पर हमारी ये 2 मिनट की रील आपको देखनी चाहिए। कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है। इतना ही नहीं, जो लोग निर्दोषों को मारते हैं, लोगों का जीना हराम कर देते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, अगर वो मारे जाएं तो एक कांग्रेस वाले उनको शहीद कहते हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाती है। ऐसी ही करतूतों के कारण कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है। आपका एक एक वोट देश प्रेमी और देश विरोधियों की लड़ाई में देश प्रेमियों के पक्ष में जा रहा है। आपका एक एक वोट परिवार का राज्य चाहने वाले और राम राज्य चाहने वालों के बीच की लड़ाई में राम राज्य के पक्ष में आपका एक एक वोट जा रहा है। बीजेपी ने साफ सबके सामने कहा है, उनके एमपीओ ने साफ कहा है कि अगर हम चुनाव जीते तो हम हिंदुस्तान के संविधान को बदल देंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं, उनसे कह रहा हूं, ऐसी कोई शक्ति नहीं है दुनिया में जो हिंदुस्तान के संविधान को बदल सके। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। अरे मंगलसूत्र, हमारी शादी हो रखी है। अरे जो जिनकी शादी हो रखी है
वो लोग उसके महत्व समझते होंगे। और बीजेपी के लोगों को मंगलसूत्र से बड़ी बात है कम से कम नौकरी नौजवानों को दे दें, जिससे उनकी भी शादी हो जाए। मोदी जी अपने दोस्तों के लिए इस देश को नीलाम कर रहे हैं, इस देश के संसाधनों को नीलाम कर रहे हैं। उनको देश की चिंता नहीं है, अपने दोस्तों की चिंता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में किया रोड शो, सीएम मोहन यादव के साथ खुली जीप में हुए सवार। छत्तीसगढ़ के कांकेर में हेलीकॉप्टर से पहुंची चुनाव आयोग की टीम, दूसरे चरण में डाले जाएंगे वोट। कुछ दिन पहले इलाके में 29 नक्सली हुए थे ढेर। राजस्थान के टोंक में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बीजेपी पर पलटवार, लोगों के फीडबैक से बीजेपी समझ गई कि वो बैकफुट पर है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का बहुत बड़ा दावा, बीजेपी के 10 बड़े नेता टीएमसी में शामिल होने को तैयार, सही समय पर खोलेंगे उनके लिए दरवाजे। राजस्थान के बाड़मेर में द ग्रेट खली ने किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी के लिए किया चुनाव प्रचार। जालंधर से पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज, विधायक विक्रमजीत सिंह कांग्रेस से निष्कासित। पूर्व सांसद संतोष सिंह चौधरी के बेटे हैं विक्रमजीत सिंह। केरल के अटिंगल में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार वी मुरलीधरन का अनोखा रोड शो, क्रेन पर चढ़कर किया चुनाव प्रचार। राजस्थान में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा का खुलासा, गहलोत ने दी थी विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ी सारी रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया से नहीं मिली। हाथरस से बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर की हार्ट अटैक से मौत, इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर अनूप प्रधान को बनाया है उम्मीदवार। और आगे देखिए मोदी की गारंटी, ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय संकट का हल, द पीएम फैक्टर।